देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने बात की थी आपके एंगल ऑफ रोटेशन पर, यानी रोटेशन ऑफ मिरर और रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। हमने देखा था क्या इफेक्ट पड़ता है रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन पर, है ना। अब प्लेन मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दोगे तो इमेज के पास भी वेलोसिटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी प्लेन मिरर में। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इमेज की वेलोसिटी प्लेन मिरर में कैसे निकाली जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले कुछ बातें आप समझें अच्छे से, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाद ही मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल पाओगे। कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास मिरर दिया गया है, ऐसे ये मिरर है। अब जैसे मान लो यहाँ से ये बोला गया कि मिरर रेस्ट पर है बच्चों, मिरर अभी कैसा है, रेस्ट पर। तो आप कॉमन सेंस से कुछ चीजें बता सकते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग रहा है, लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि मिरर की तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो भाई अगर आप लॉजिकली सोचें तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस अगर ये डी है, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों कि हमेशा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर में उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है। ये तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमें पता है। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, अगर सोचो इस इंस्टेंट पे अगर हम देखें, जब डी दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितनी दूरी पे बन रहा होगा उस इंस्टेंट पर, डी दूरी पे ही। भाई इमेज यहाँ होगी ना बेटा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो इमेज ही भागेगा। अब लेकिन इमेज कितनी रफ्तार से भागेगा, आप ध्यान से देखो। अगर मैं 1 सेकंड के बाद की बात करूँ, टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर ऑब्जेक्ट इधर था, वहीं टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर इमेज इधर बनी, बराबर दूरी पर। अब आप 1 सेकंड बाद सोचो, इसकी रफ्तार अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद ये 2 मीटर कवर कर लेगा दूरी। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद इधर आ जाएगा, कितनी दूरी कवर करके, टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कितनी दूरी कवर कर लेगा बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर। यानी 1 सेकंड पे जहाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो अब मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हुई बेटा, ये हो जाएगी d-2 मीटर। d-2 मीटर। भाई अगर 1 सेकंड में 2 मीटर आगे आ गया है, पहले डी में था, तो बची हुई दूरी कितनी हो गई, d-2 मीटर। अब आप खुद सोचो कि 1 सेकंड के बाद इमेज भी कहाँ होगी, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज होगी ना बेटा, ये तो बात तय है। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि 1 सेकंड के बाद ये कितनी दूरी पर है, d-2 मीटर पे। तो आपको पता है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज है। यानी 1 सेकंड के बाद इमेज भी आपको कितनी दूरी पे मिलेगा, इमेज भी आपको d-2 मीटर की दूरी पे मिलेगा, यहाँ मिलेगी इमेज। यानी इमेज अगर ऑब्जेक्ट राइट की तरफ आ रहा है तो इमेज लेफ्ट आ रहा है, देखो बेटा लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट कितना दूर तय किया, तो देखो ये d-2 मीटर है और ये टोटल d है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हुई आप खुद सोचो बेटा। ये d-2 है ना, और ये d है, तो ये बची हुई दूरी कितनी है, ये 2 मीटर होगी ना, तभी तो ये दूरी d-2 बचेगी। यानी इमेज भी 1 सेकंड में, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है आपका, 2 मीटर। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हुई, इमेज की वेलोसिटी भी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। अगर इमेज भी 1 सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी, 2 मीटर। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी। देखो ध्यान से बच्चों, यानी हमने ये समझा कि अगर मिरर रेस्ट पे है, मिरर रेस्ट पे, मिरर नहीं चल रहा है, मिरर कैसा है बच्चों, रेस्ट पर है, तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो इमेज भी कितने मीटर पर सेकंड से भागेगा, 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बात का ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। यानी कि अगर सोचो मैं आपसे ये बोलता कि ये मिरर है बच्चों और ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से, ये ऑब्जेक्ट था, तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, दैट इज राइट साइड, 4 मीटर पर सेकंड
सॉरी 3 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में भाग रहा है तो इमेज कहाँ भागेगा बेटा, राइट में। लेकिन ये तभी है जब मिरर रेस्ट पर हो, मिरर रेस्ट पर। अब आप खुद सोचो, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आपसे बोला गया मिरर ये है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है बच्चों इस तरफ विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप बोलोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, टूवर्ड्स द मिरर भाग रहा है, तो इमेज भी टूवर्ड्स द मिरर भागेगा, मतलब राइट की तरफ भागेगा। और कितनी रफ्तार से भागेगा, 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। आपको कहा गया था मिरर रेस्ट पर, तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे सवाल बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। और कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकली बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत तब होती है जब आप मिरर को भी भगाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलता, एक क्वेश्चन अपन करते, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से कि भाई आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये ऐसे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहा है, मिरर जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ भाग रहा है। अब आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज होगी बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, साथ में ये भी बताना है कि लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, कहाँ जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे लॉजिकली अगर सोचने जाओगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, इतना आसान नहीं है इसको लॉजिकली सोचना। तो जब आपका मिरर भी भागने लगे तो आप एक फॉर्मूला यूज करें बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, उसको याद रख लें, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। और लॉजिकली सोचने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप फॉर्मूला लगाओ, ऐसे सिचुएशन में वो बहुत काम आता है। क्या फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ, है ना। बाकी आपको कोई अलग से चीजें सोचने की जरूरत नहीं। देखिए कुल मिला के हमें आंसर लिखना है, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला है, आप ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है वो हमेशा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर होता है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वी आई जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वी एम जो है वो वेलोसिटी ऑफ मिरर है, और वी ओ जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखो आप, वी आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी एम माइनस वी नॉट, वी आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी एम माइनस वी नॉट। सिंपल, याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस फॉर्मूले में वेलोसिटीज पुट करोगे तो साइन के साथ पुट करना है, डायरेक्शन के साथ। यानी आप अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना करें, तभी आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज सही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, है ना। जैसे इस केस में, इस सवाल में अगर हमें सॉल्व करना है, इसमें याद रखेंगे कि पुट वी आई, सॉरी वी एम एंड वी नॉट विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन का मतलब कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। वेलोसिटी है ना बेटा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है आपको, है ना। तो इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम कैसे मानेंगे, अगर हम ये वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उस सवाल का सॉल्यूशन बड़ा ही आसानी से आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। आप तो देखो कि राइट साइड वाली जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, मतलब राइट साइड में जो वेलोसिटी आएगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। या कोई वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो हम जान जाएंगे कि वो लेफ्ट साइड है, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, जो हमने एजम्पशन दिया है उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा मानेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट साइड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसको 2 मीटर पर सेकंड मान लो प्लस में। वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसा मानेंगे बेटा, वो लेफ्ट में है तो उसको -1 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विच इज -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2। तो ये -2 तो ये हो गया -4 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 मीटर पर सेकंड है और माइनस साइन बता रहा है कि लेफ्ट साइड है, मतलब इमेज ऐसे भागेगा और 4 मीटर पर सेकंड से भागेगा। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो हमने मैग्नीट्यूड भी बता दिया वेलोसिटी का 4 मीटर पर सेकंड,
और डायरेक्शन भी बता दिया कि टूवर्ड्स द मिरर भाग रहा है। तो आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बड़े ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना बेटा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं एक दो एग्जांपल सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपके वेलोसिटी ऑफ इमेज से प्रॉब्लम बन जाए, है ना, छूटे नहीं। तो इसको लिख लीजिए बेटा। देखो बच्चों, मान लीजिए कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, मिरर है, कहा गया 2 मीटर पर सेकंड से मिरर भाग रहा है, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट भाग रहा है, तो बताओ जो इमेज होगी उसकी क्या वेलोसिटी होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि मिरर भी भाग रहा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ जो हमने सीखा है। क्या सीखा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दें कि आपको प्लस माइनस के साथ लिखनी पड़ेंगी चीजें। तो आप राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया करो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लिया करो। तो जो वेलोसिटी लेफ्ट में है उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखो, जो वेलोसिटी राइट में है उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखो। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर देखो कैसा लिखा जाएगा भाई, लेफ्ट साइड में है तो -2 लिखा जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड। और आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी लेफ्ट साइड में है तो उसको भी नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, -6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। तो 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब -6। तो ये हो जाएगा 2 - 2 तो -4 और माइनस माइनस +6। तो इमेज की वेलोसिटी आती है +2 मीटर पर सेकंड। और प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज जो है वो राइट की तरफ भाग रहा है। तो इमेज की वेलोसिटी राइट की तरफ है और कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे कोई भी सवाल पूछा जाए मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो स्फेरिकल मिरर्स आर इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं से ज्यादा होते हैं, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। एक्चुअली आप ऐसा समझो कि एक ग्लास का स्फीयर हो बच्चों हमारे पास, हॉलो ग्लास स्फीयर, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। आई होप आप हॉलो स्फीयर जानते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आपने कभी टेनिस की बॉल देखी हो, प्लास्टिक की बॉल देखी हो, आपने अगर उसको कट किया है तो अंदर खाली जगह होती है, कैविटी, और बाहर से सरफेस होता है, तो उसको हम हॉलो स्फीयर बोलते हैं ना। अब मान लो वैसा ही हॉलो स्फीयर ग्लास का बनाया गया है, मतलब उसकी सरफेस ग्लास की है, अंदर खाली जगह है। तो ये हॉलो ग्लास स्फीयर कुछ इस तरीके से देखो ये। अब आप क्या करो, इस हॉलो ग्लास स्फीयर का एक सेंटर होगा बेटा, है ना, जिसको सी बोल रहे हैं, और इस हॉलो ग्लास स्फीयर का एक रेडियस होगा जिसको आर बोल रहे हैं। तो ये जो सेंटर है इसको नाम दिया जाता है स्फेरिकल मिरर्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे, टर्मिनोलॉजीज हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हम इस ग्लास स्फीयर से क्या करेंगे बेटा, मिरर काटेंगे, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो इस ग्लास स्फीयर का जिससे हम मिरर को कट करेंगे, स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे, उसके सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इस ग्लास स्फीयर की रेडियस होगी उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, जिस भी ग्लास स्फीयर से हम स्फेरिकल मिरर को कट करते हैं उस ग्लास स्फीयर के, हॉलो ग्लास स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और उस ग्लास स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या कि आप यहाँ से एक पोर्शन काटो बेटा, पोर्शन काट लो। जैसे ये रेड लाइन से मैंने एक पोर्शन कट कर दिया, मिरर का एक पोर्शन कट किया। जब आप इसको कट करके बाहर निकालोगे, ये जो पोर्शन छोटा वाला है इसको कट करके बाहर निकालोगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। आप स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है। आप ऐसे किसी भी स्फेरिकल बॉल को या किसी चीज को कट करके देखना, तो देखो इस टाइप का शेप मिलेगा आपको, कटोरा टाइप है ना, कटोरा जैसा दिख रहा है ये।
अब आप ध्यान से देखो तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दो, क्योंकि एक सरफेस को हमें पॉलिश करना पड़ेगा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर आप बाहर वाली साइड को पॉलिश कर देते हो तो फिर ये एक टाइप का स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, और अंदर के सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो ये दूसरे किस्म का स्फेरिकल मिरर्स हो जाएगा। यानी कि स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन कौन से हैं जिनको स्फेरिकल मिरर्स को डिवाइड किया गया है? तो पहला तरीका मैंने आपको बताया, भाई ये ऐसे दिख रहा है बट इक्विवेलेंटली हम ऐसा डायग्राम नहीं बनाते मिरर के लिए, ऐसा बनाते हैं। तो ये बाहर वाला पोर्शन है और लेफ्ट साइड अंदर वाला पोर्शन है। अब आप क्या करो कि आप बाहर वाले पोर्शन को क्या कर दो बच्चों, पॉलिश कर दो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मिरर का पार्ट निकला है, स्फीयर का पार्ट निकला है जिसको स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, मिरर बनाने के लिए बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। अगर आप बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर रहे हो और अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन लोगे, भाई जिस साइड को पॉलिश करोगे उसके अपोजिट साइड पर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगी। तो इसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर वाला सरफेस जो है वो पॉलिश सरफेस है। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसको किस क्या नाम दिया गया बेटा? इसको नाम दिया गया कॉनकेव मिरर। और सोचो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, कॉनकेव मिरर को बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दो, अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा। मैंने इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूँ। आपको बस इतना याद रखना है, डायग्राम कैसा भी बना हो, अगर बाहर वाली साइड जो है वो पॉलिश है और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। और दूसरा तरीका क्या है मिरर बनाने का, कि आप अंदर वाली साइड को क्या कर दो बेटा, पॉलिश कर दो। इस अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दो, रिफ्लेक्शन कहाँ से बाहर लोगे? बाहर वाली सरफेस से। या फिर ऐसे बना लो, अंदर वाली सरफेस ये है राइट साइड में तो इसको पॉलिश कर दिया और बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन ले रहा है। तो ये दूसरे टाइप का स्फेरिकल मिरर हो गया जिसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरे ख्याल से आप स्फेरिकल मिरर समझ गए हो कि हम किसी भी ग्लास, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं क्योंकि ग्लास स्फीयर से एक पोर्शन कट किया जाता है, और जिस पोर्शन को कट किया जा सकता है उसके दो सरफेसेस मिलते हैं, एक इनर सरफेसेस एक आउटर सरफेस। अगर हम आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन लें तो कॉनकेव मिरर हो जाता है, और अगर इनर पोर्शन को पॉलिश कर दें आउटर पोर्शन से रिफ्लेक्शन ले तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। मतलब स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो बच्चों इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझें कि जो इसका मिड पॉइंट होता है बेटा, जो मिरर काटा है आपने उसका मिड पॉइंट जो होगा, ये इन मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल पी से डिनोट करते हैं और इसको पोल बोलते हैं, पोल, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पोल का मतलब भी समझ गए, जिस भी स्फेरिकल मिरर को आपको काटा गया है उसका मिड पॉइंट जो है वो पोल कहलाएगा, है ना, ऐसी टर्मिनोलॉजी है। अब इसका पोल यहाँ है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है। अगर आपका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन से जोड़ दिया जाएगा उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर्स की प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो देखो आपने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी सीख ली। आपने सीखा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर के से स्फेरिकल मिरर काटा गया है, कट किया गया है, उसके स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अगर बाहर पॉलिश कर दो अंदर से रिफ्लेक्शन लो तो कॉनकेव मिरर बन जाता है, अगर अंदर पॉलिश कर दो बाहर से रिफ्लेक्शन लो तो कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। मिरर जो आपने कट किया उसका मिड पॉइंट जो है पोल कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कही जाती है ना। तो बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है सारे क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आप भी साथ साथ लिखते चलो ताकि आपको याद रहे, बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू, terms related to spherical mirrors, terms related to spherical mirrors। कौन कौन से टर्म्स है बेटा?
तो पहला टर्म, जैसे हमने आपको बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली सी से डिनोट किया जाता है, याद रखेंगे ना बेटा। तो आप बोल सकते हो इट इज द सेंटर ऑफ, it is the center, center of the sphere, center of the sphere, center of the sphere, center of the sphere of which mirror, mirror, या ऐसा लिख लो फ्रॉम विच लिख लो बेटा, है ना, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट, जिससे मिरर कट किया गया है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। फिर दूसरी डेफिनेशन आप लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर from which mirror is cut, from which mirror is cut is called as radius of curvature, कैपिटल आर, है ना बेटा। उसके बाद थर्ड जो है आप किसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, पोल की। तो पोल को पी से डिनोट करते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है डायग्राम में। तो आप पोल की डेफिनेशन लिख सकते हो द सेंटर ऑफ, it is the center, it is the center of spherical mirror, it is the center of spherical mirror, whether it is concave और कॉन्वेक्स मिरर, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, आपके उसका सेंटर पॉइंट जो होता है उसी को पोल कहा जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों मैं प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट आप लिख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहा जाएगा। शॉर्ट में आप चाहो तो प्रिंसिपल एक्सिस को पीए लिख सकते हैं ना, ध्यान देना, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, कई बार शॉर्ट में लिखा होता है पीए। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आपके पास कॉनकेव मिरर हो तो उसका एक मिड पॉइंट होगा जो पोल होगा, और इसका एक सेंटर होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फीयर का एक पार्ट है। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ दो तो यही प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये चीज सेम वैलिड इसमें भी है, भले ही आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसका मिड पॉइंट पोल होगा, उसका सेंटर होगा, सेंटर इस तरफ होगा ना बेटा, इसका कर्वेचर ऐसा है, पोल और सेंटर को जोड़ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो यही प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज, प्रिंसिपल एक्सिस है क्या है, इट इज अ लाइन जॉइनिंग, इट इज अ लाइन जॉइनिंग द pole of spherical mirror, pole of spherical mirror and center of curvature, and center of curvature। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कैसे बनाया जाता है, तो स्फीयर से कोई पोर्शन कट किया जाता है, बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो कॉनकेव हो जाएगा, अंदर वाली कर दोगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। और उस स्फीयर का जिससे मिरर कट किया गया उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मिरर कट किया गया उसके मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होंगे बच्चों, तो नोट कर लीजिए।